हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने बचपन से ही खलासी का काम करना शुरू कर दिया था और मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक ट्रक को ज्वाइन कर लेता हूँ और वहीं से जो भी पैसा मिलता है उससे अपने घर का जीवन यापन चलाता हूँ। मैं छोटा था लेकिन मैं बहुत मेहनती था। मैंने सोच रखा था कि मैं जैसे ही ट्रक पे जाता हूँ तुरंत ही चलाना सीखना शुरू कर दूंगा और मैं जल्दी इतनी मेहनत करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं एक अच्छा ट्रक ड्राइवर बनूँ। तो इसी सोच के साथ मैंने ट्रक का काम शुरू कर देता हूँ। उसी समय मुझे एक ड्राइवर मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और नेचर के भी बहुत अच्छे होते हैं। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और जल्दी से ही वो मुझे ट्रक चलाना सिखाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वो मुझे रोज़ समझाते थे कि बेटा सही से चलाना है, रात में आँखें कान और सब कुछ खोल कर चलाना है। बीच रास्ते में कोई भी हाथ दे, कोई भी रुकाने की कोशिश करे, कभी गाड़ी मत रोकना। तो यही सब सिखाते-सिखाते मैं उनके साथ धीरे-धीरे ट्रक सीखना सीख भी रहा था। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक नए ट्रक ड्राइवर के साथ भेज देते हैं। ये ट्रक ड्राइवर उनके मुकाबले में बहुत खड़ूस था, इसे किसी से कुछ मतलब नहीं था। मुझे भी पहले 2-3 दिन मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सब ऐसे नहीं होते हैं। शायद 2-4 दिन में इनके साथ रहूँगा तो ये खुद ब खुद सही हो जाएँगे। उनके साथ मुझे काम करते-करते धीरे-धीरे 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन उनका जो नेचर था वो ही रहा। एक दिन हम लोगों को माल मिलता है जो दिल्ली से हमको कन्याकुमारी पहुँचाना था, जिसमें कुछ लंबा समय लगने वाला था। तो हम लोग निकल पड़ते हैं कंपनी में सामान भरा भरा कर और सफ़र पर। तो वो ट्रक ड्राइवर भी बड़े अजीब ही थे। वो दिन में मुझसे बात करने की कोशिश करता कि उस्ताद ये बताओ उस्ताद ट्रक चलाना सिखाएँ, कब सिखाना शुरू करेंगे, कब से मैं चलाना शुरू करूँगा? तो वो कुछ नहीं ज़्यादा जवाब नहीं देते थे, बस कहते थे हाँ ठीक है, चलाना सिखाएँगे तुझको, अभी तो रुका रुका रहे हो। तो हम मैं उनसे हमेशा मतलब इधर-उधर की बातें करता ताकि इनका भी कुछ मन बहले, मगर वो मेरे बात का जवाब नहीं देते थे। लेकिन मैंने उनके साथ जल्दी समय के साथ में बात नोटिस करी कि वो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, खाना खाने के ढाबे पर किसी ढाबे पर रुक जाया करते थे। ढाबे पर आराम से खाना खा लेते, मगर जब भी वो रुकते थे, वो कहीं सुनसान एरिया में रुकते, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो, कहीं कोई आता-जाता ना हो। जब कितने ढाबे पड़ते थे, पेट्रोल पंप पड़ते थे या भीड़ भरी एरिया पड़ती थी, वहाँ कभी नहीं खड़े होते थे। वो जब भी खड़े होते थे, कहीं सुनसान भरी एरिया में। और एक ख़ासियत थी कि वो ट्रक में कभी नहीं लेटते थे, हमेशा बाहर बिछाते और कहते, "तू भी यहीं लेट जा।" तो मैं भी उनके साथ वहीं लेट जाया करता था। और मैं इतना थक जाता था कि मुझे सो जाने के बाद में पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे एक दिन की बात होती है, हम लोग मान लेके जा ही रहे थे, अगर उन्होंने आधा रास्ता कवर कर लिया होता है तो हम लोग एक जगह पे रुकते हैं, तो ड्राइवर साहब से मैं बोलता हूँ कि आप इतने ढाबे पड़ते हैं, पेट्रोल पंप पड़ते हैं, वहाँ क्यों नहीं रुकते हो? हमेशा जब भी आप रुकते हो, कहीं न कहीं जंगल भरी एरिया में ही रुकते हो। तो वो मेरी बात का जवाब नहीं देते हैं, यही बोलते हैं कि वहाँ देखो इतनी भीड़ होती है और भीड़-भाड़ भरी एरिया में कोई इधर से गाड़ी ब्रेक करता है, कोई उधर से गाड़ी ब्रेक करता है, फिर बहाना मच जाता है, फिर हम लोगों को गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर हटानी पड़ती है। इसलिए मैं ऐसे रास्ते पे रुकता हूँ, जहाँ कोई टेंशन ना हो। और सोचते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, आराम से सन्नाटा है, हम लोग चुपचाप आराम से बैठेंगे। तो वो हमसे कहते हैं कि चल तू भी सो जा, तो मैं कहता हूँ नहीं उस्ताद मैं नीचे नहीं सोऊँगा, मेरी आदत नहीं है सोने की। तो वो कहते हैं कि नहीं नीचे सो जा, ऊपर नहीं सोना है। तो मैं आखिर में उनसे मना करता हूँ, तो वो नहीं मानते हैं, तो फिर मैं भी नीचे ही सो जाता हूँ। सोता हूँ मेरी सोने में मेरी आँख लग जाती है। जब मेरी आँख खुलती है, तो मैं देखता हूँ कि हम दोनों की तरफ इतनी धुंध छा गई थी जैसे ना कि कोहरा बहुत कस के पड़ता है तो हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता। उस तरीके से पड़ रहा था, इतना बड़ा कोहरा तेज़ पड़ रहा था कि उस्ताद मेरे पास रहते थे फिर भी मुझे नहीं दिख रहे थे। जब मैंने इधर-उधर हिलोरा-डुला के देखा, तो वो कहीं भी नहीं दिखे। मैंने आवाज़ भी लगाई, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। और फिर मैं सोचा कि शायद वो कहीं चले गए हों, मैं लेट जाता हूँ। जैसे मैं लेटता हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरी छाती पे बैठ गया कर है और मेरा गला दबाने लगा है। मैं बहुत तेज़ चिल्लाना शुरू करता हूँ, लेकिन वो मेरा गला नहीं छोड़ती है। जब जब उसने इतनी स्पीड से मेरा गला दबा रखा था कि मैं बेहोश हो जाता हूँ। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मेरी आँखें खुलती हैं, तो मैं देखता हूँ कि उस्ताद तो ट्रक से पानी निकाल के अपना मुँह धुल रहे होते हैं। तो मैं उठता हूँ और अपनी बीती हुई बातें तुरंत ही उस्ताद को बताता हूँ। जैसे कि अब तुमको मैं बताना भूल गया कि जैसे उस्ताद थे वो दिन में तो मुझसे उतने से बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे सुबह होती थी, वो बहुत प्यार बातें करते हैं कि कोई बात नहीं तूने सपना देख लिया होगा और सफ़र में ऐसा होता रहता है। तो उनको ज़्यादा टेंशन मत ले। तो वो इस बात को करके टाल देते हैं। फिर वो वहीं सब लोग कहते हैं कि तू वॉशरूम-वॉशरूम होगा हो ले तो हम लोग चलते हैं यहाँ से और अब ये कहीं ढाबा मिलेगा वहाँ रुकेंगे, खाना-वाना खाएँगे फिर आगे सफाई का शुरू करेंगे।
तो मैं वॉशरूम-वॉशरूम होता हूँ, मुँह धुलता हूँ और बस हम लोग फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं। मैं नोटिस करता हूँ कि वो ट्रक में भी मेरी बात का ज़्यादा जवाब नहीं दिया करते थे। वो खुद में ही मस्त रहते थे। ऐसा लगता था खुद से बातें कर रहे हों। तो मैं मुझे बहुत बोलता था लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बोलने में खुद से ही मतलब रखते थे। ऐसा लगता है वो खुद से बातें कर रहे हैं। सर हम लोगों के सिवाय ट्रक में कोई और भी हो। वो मेरी ज़्यादा बातों का जवाब नहीं दिया करते थे। तो मैंने भी ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। मुझे लगा कि अगर वो मतलब नहीं रखना चाह रहे हैं, तो मैं क्यों रखूँ? मैं भी उनसे ज़्यादा बोलता नहीं था। ऐसे ही आके हम लोग आ जाता है ढाबा, ढाबे पे रुकते हैं, खाना-वाना खाते हैं और वो फिर वहाँ से वो चल देते हैं। फिर एक बार वो रुकते हैं जहाँ पर एक कुआँ बना होता है, वहीं रुक जाते हैं। तो मैंने उससे फिर कहा कि आप फिर कहीं जंगल झबरी में रुक गया कि कहीं कुछ भी नहीं है, सब और जो जंगल है, कहीं कोई जानवर-वानवर आ जाए तो क्या करेंगे? तो वो कम से मुझसे कहते कि तू अगर ऐसे करेगा तो कैसे ड्राइवर अच्छा बनेगा? ड्राइवर की ज़िंदगी ही होती है, पता नहीं कब कहाँ-कहाँ खड़ा होना पड़ जाए। अगर तू ऐसे सोचेगा तो क्या करेगा? तो मैं उनसे कहता हूँ कि उसका कुछ भी हो जाए, उस दिन की मैं घटना बोला, मैं नीचे तो नहीं सोऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे नाराज़ हो, कुछ भी हो। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तू नीचे नहीं सोएगा तो जा केबिन में सो जा जाके। मैं तो अपना बिस्तर लेता हूँ और केबिन में आके सो जाता हूँ। सोते-सोते कुछ समय बीता था, मेरी आँख खुलती है, तो मैं आँखें जैसे खुलती है, मैं देखता हूँ मुझे केबिन के शीशे दिख रहा होता है। मैं पूरा उठता नहीं हूँ, थोड़ा-सा उठ के देखता हूँ कि उस्ताद के साथ एक बेहद सुंदर मेहर लेडीज़ बैठी होती है, जिसकी उम्र तकरीबन हुई 25 28 या 25 के बीच में रही होगी। बहुत सुंदर थी, बेहद सुंदर। वो उनके साथ बैठी होती है, वो उसके बाद वो बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस्ताद उसके तरीके इस तरीके से मतलब वो अपना जो भी कर रहे थे, वो कर रहे थे। जैसे कि हस्बैंड-वाइफ करते हैं, ठीक है? वही वो अपना कृत्य कर रहे थे और करने के बाद में वो आराम से चुपचाप फिर वो अपना काम खत्म करने के बाद बातें करने लगते हैं। तब तक उसकी ले जो वो लड़की बैठी होती है, मतलब जो लेडीज़ बैठी होती है, उसकी मेरी तरफ नज़र पड़ती है। उसको लगता है कि शायद मैं जाग रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ, ठीक है? और उनकी बातें मुझे क्लियर सुनाई भी दे रही थी। तो वो उस्ताद मेरे कहते हैं कि नहीं वो लड़का है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और तुम ज़्यादा उसके साथ छेड़खानी मत करो। वो कहती है कि नहीं मैं इस बार उसके पास जाऊँ, तो कहते हैं कि नहीं तुम एक बार उसके साथ जा चुकी हो, अब नहीं जाओगी दोबारा, ठीक है? और वो लड़का है, उसे मुझ पे शक भी हो गया है, फिर भी मैं उसे बातें से टाल देता हूँ। मगर तुम उसके पास अब नहीं जाया किसी मेरे पास रहो ना, उसके पास जाके तुम क्या करोगी? जैसे कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मुझे ये बातें सुनाई देती हैं। तो वो फिर भी उसकी बात नहीं मानती है, वो केबिन तक ये देखने के लिए आती है कि मैं सो भी रहा हूँ या जाग रहा हूँ। वो आती है, मैं तो सोने का नाटक शुरू कर देता हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने केबिन खोला है और वो झाँक के मुझे देख रही है। वो तकरीबन 1-2 मिनट रुकी रहती है और नज़रें मुझे ही घूरती रहती है, जिससे मुझे एहसास होता है। फिर उसके बाद ना मुझे केबिन बंद होने की आवाज़ आती है और वो वापस जाके उन्हीं के पास बैठ जाती है। मैं ये सब देखते-देखते लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह उस्ताद केबिन का गेट खटखटाते हैं कि रोहित गेट खोल। जैसे मैं गेट खोलता हूँ तो देखता हूँ कि उस्ताद एकदम बाकायदा मुँह धुले हैं और अच्छे से तैयार हैं। मैंने उनसे जो रात को बात हुई थी वो मुझे रहा नहीं गया। मैंने हाथ-मुँह धुला, जैसे गाड़ी चलती है मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इनसे ये बात बोलूँगा ज़रूर। फिर मैं उनसे ये बात बोलता हूँ कि मैंने ये देखा है। तो उस्ताद कहते हैं कि तू पागल हो चुका है, तू अगर ऐसे सोचेगा तो तू कैसा ट्रक ड्राइवर बनेगा? वो मेरी बातों को इग्नोर कर देते हैं और मुझसे मतलब चिल्ला पड़ते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था अब कुछ भी हो जाए, मैं इनके साथ तो नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर मैं इनके साथ रहूँगा ये तो मुझे पागल कर देगा, ठीक है। अगली रात आती है, अगली रात फिर वही होता है। अब की वो मानती नहीं है कि मैं अब की इसके साथ ज़रूर जाऊँगी। तो ठीक मैं तो जग गया था, क्योंकि मुझे पता ही था वो 12 के बीच में आती है, 12 के बीच में होता है, तो वो आती है मेरे पास। वो कहती है कि तू आँखें खोल, मुझे पता है कि तू जाग रहा है और मुझे उल्लू मत समझ। तो मैं तो न सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे वो कहती कि नहीं तू सोने का नाटक करना, मुझे पता है कि तू जाग रहा है और मुझे पता है कि तूने उस दिन मुझे देखा था, मगर मैंने तुझे उस दिन छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ कि तुमको मुझसे क्या दिक्कत है? तुम मेरे से क्या करना चाहती हो? वो कहती है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो तो मैं करूँगी ही करूँगी और तू मुझे रोक नहीं सकता है और मैं आज वो करके जाऊँगी। जिसने उस दिन भी मैंने तेरे से यही किया था, आज भी करूँगी। पता नहीं उसके बाद में क्या होता है कि मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद में सीधे मेरी सुबह ही आँखें खुलती है। जब मेरी आँख खुलती है तो मेरा पूरा शरीर जगह-जगह से टूट रहा था। ऐसा लग रहा हो कि मैंने रात भर कहीं फावड़ा गलाया हो। मेरा शरीर इतना दुख रहा था। मैंने पूरा शरीर बदन टूट-टूट रहा था। मैं उठता हूँ सुबह, मुँह धुलता हूँ और चाय पीता हूँ और मुझे धीरे-धीरे करके रात की पूरी बात याद आती है। मैं ट्रक ड्राइवर से कहता हूँ कि मैं अब आपके साथ 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। या तो आप मुझे पूरी सच्चाई बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ सीधे मैनेजर के पास और मैं आपकी शिकायत करूँगा। और मैनेजर मुझे लगा था कि मैनेजर मुझे बहुत अच्छे से मानते थे। वो मेरी बात का हर बात का बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। तो ट्रक ड्राइवर को लगता है कि अगर ये जाएगा और वहाँ बता देगा जाकर, तो वो मुझे जल्दी इस नौकरी से निकाल देंगे। तो वो कहता है कि छोटे भाई तुम मेरी बात समझ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक मुसीबत से झेल रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब मैं तो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगता है, तो मुझे लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा होगा, जो भी बोल रहा होगा सच ही बोल रहा होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है तू बता कि आखिर तेरे साथ क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि
मुझे भी तुम्हारी तरह ही मैं भी गरीब परिवार का हूँ। मुझे भी पैसे कमाने की बहुत जल्दी लालसा थी कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊँ। तो मैं तांत्रिक के पास जाता हूँ और उनसे अपनी बातें अपनी दिक्कत बताता हूँ, तो वो कहता है कि तू पैसा वाले तो हो जाएगा, लेकिन जो मैं तुझे उपाय बताऊँगा बहुत रिस्की है। अगर तू रिस्क लेना चाहता है तो बता। तो मैं कहता हूँ कि मुझे उसमें पैसे की इतना लालच था कि मैंने बोल दिया कि मुझे पैसा कमाना है, वो चाहे जैसे भी कमाना पड़े। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तू नहीं मान रहा है तो मैं तुझे एक तरीका बता रहा हूँ। वो मुझे एक मंत्र देते हैं, कहते हैं कि फिर 7 दिन तक ये मंत्र जपना है जंगल में एकांत में बैठकर। बस 7 दिन तक ये मंत्र जपता रहता हूँ पूरी शिद्दत के साथ। देखता हूँ कि मेरे सामने एक बेहद सुंदर अप्सरा आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे सिद्ध किया है और मैं अब तुम्हारे साथ ही जीवन भर रहूँगी। मैं तुम्हें धन-दौलत भी दूँगी। शुरुआत में तो उसने मुझे धन-दौलत दी, लेकिन बाद में उसने मेरे साथ हाथ खड़े कर दिए और कहने लगी कि अब मेरे पास धन-दौलत नहीं है। लेकिन उसने मेरे साथ ये भी शर्त रखा ली कि मेरे पास धन-दौलत दूँगी, लेकिन उसके बाद जो मैं करना चाहूँगी वो तुम करने दोगे और मना नहीं करोगे। तो मैं भी हाँ कर देता हूँ। उसके बाद में उसने शुरुआत तो मुझे धन-दौलत थोड़ी बहुत दी। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत होगा मैं तुम्हें देती रहूँगी, लेकिन जो मेरी शारीरिक क्रियाएँ हैं, जो मेरी शारीरिक चाहत है वो तो मैं पूरी करती रहूँगी। तो वो आज भी मेरे साथ वही रोज़ को आती है और वो सब करने के बाद चली जाती है। मैं खुद भी उससे छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं उससे छुटकारा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं उसको समझाता हूँ कि तुम ऐसा करो, किसी तांत्रिक-वांत्रिक को ढूँढो और अपना ही छुटकारा पाओ, लेकिन मैं रुकूँगा तो नहीं यार, कसम मैं तो जा रहा हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। और वो गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम कि कहता है कि रोहित तुम मैनेजर से मत कहना, वरना वो मुझे इस नौकरी से निकाल देगा, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं उससे बोलता हूँ कि मैं मैनेजर कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम कुछ करो। मैं वहीं से उससे कुछ पैसे लेता हूँ और दूसरा ट्रिप करके वापस आ जाता हूँ कंपनी कंपनी को। ट्रांसपोर्ट मैनेजर से कहता हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं अब उसका ट्रिप पे नहीं जाऊँगा और वो उस्ताद खुद ही डिलीवरी करके आ जाएँगे। तब तक मैं देखता हूँ जो मेरे पुराने उस्ताद थे वो वापस आ जाते हैं। मैं उनके साथ जाता हूँ, वो मुझे देखकर और बेहद खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि छोटे भाई तुम कहाँ थे? तो मैं उन्हें पूरी घटना बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो ड्राइवर बहुत खड़ूस है, तुम्हारी उसके साथ कैसे बन गई? मगर उन्हें के मैं मुझे क्या मुझे मुझे पता था कि उस ट्रक ड्राइवर के साथ क्या बीत रही है। मैंने उनको ये बात नहीं बताई, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सब ऐसे नहीं होते हैं, मैंने ऐसे बन गई और मैं चला आया वापस। धीरे-धीरे समय बीतता है, जो डिलीवरी करके वापस आते हैं, फिर वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारे यार रोहित, तुम्हारे कहने से आज मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं किसी तांत्रिक के पास जाऊँगा और मैं तांत्रिक के पास गया और उसने मुझे आज उस बला से छुटकारा दिला दिया है। मैं तुम्हारा जीवन भर धन्यवाद शुक्रगुज़ार रहूँगा कि तुमने मुझे इस मुसीबत से निकाल लिया। तो दोस्तों, यहीं ये कहानी समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बताइए आपको हमारी कहानी में क्या-क्या ट्विस्ट नज़र आता है। धन्यवाद आपका।